अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ हैं। सलाम का जवाब देना, मरीज़ की तीमारदारी करना, जनाजे के साथ जाना, दावत कबूल करना और छींक आए तो उसका जवाब देना। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। और इंटरसेक्शन और सेकंड पार्ट में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होता क्या है। पहले आपने इन वर्ड पे ध्यान देना है। देखें, पहले आपके पास आ रहा है यूनियन, फिर आपके पास आ रहा है इंटरसेक्शन। तो ये 3 वेरिएबल्स में हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन 1 की डायग्राम है उसमें 3 वेरिएबल हैं। तो उसको हम यूँ लिखने की कोशिश करेंगे कि ए, पहले आपके पास यूनियन आता है, फिर बी इंटरसेक्शन सी। तो जब हम इसको आगे ओपनली करके लिखेंगे तो फिर आपने ये करना है कि इस ए को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीक़ेकार से, और फिर इसको इस तरीक़ेकार से लिखेंगे। तो ये आपके पास आगे इसकी अगर हम दूसरी साइड बनाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी, ये वाला इंटरसेक्शन बीच में, और फिर ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन सी। और इसी तरीक़ेकार से अगर हम इसको बनाएं, अब इसमें इंटरसेक्शन पहले आ रहा है तो फिर आपने पहले इंटरसेक्शन लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो फिर ये आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटू ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, अच्छा यहाँ पे दरम्यान में सॉरी यूनियन है, यहाँ पे यूनियन आएगा और फिर ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इन दोनों लॉज को प्रूफ करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की जानिब। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। डायग्राम नंबर 1 आपके पास ये है। तो चलते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जानिब। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले अगर हम इसका स्टेप 1 करेंगे तो स्टेप 1 आप देख सकते हैं। स्टेप 1 आपके पास है बी इंटरसेक्शन सी। तो इसी डायग्राम को अगर हम बनाएं, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। तो अब आप यहाँ से ये देखेंगे, हमने देखना है बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले अगर हम इसमें से निकालें बी इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला ऐसा पोर्शन है, ये वाला जो बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। जब इसी को दोबारा मैं स्टेप नंबर 2 में लेके जाऊँगा, स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में इसी चीज़ के साथ हमने ए को यूनियन करना है, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर आप इसी को दोबारा से बनाने की कोशिश करें तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। आपकी बुक में इसी जगह पे वो इसी जगह शेड कर देता है, इसलिए मैं इसको एक स्टेप और क्लियर करता हूँ ताकि समझने में आपको मसला ना हो। देखें, पहले ये बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला एरिया पहले से शेड था, इसको हमने पहले से ही शेड कर दिया है और साथ अब हमने इसमें ए को भी शेड करना है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेप आपके पास यूँ हो जाएगा ये। तो ये आपके पास डायग्राम नंबर 1 आ जाएगी और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो चलते हैं इसी की राइट हैंड साइड की जानिब। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड आपने दो चीज़ों का ध्यान देना है। आपके पास ए यूनियन बी है, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसमें अब आपके पास 3 स्टेप हो जाएंगे। पहले हम इस स्टेप को सॉल्व करेंगे,
फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप नंबर 1, वो आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी। इसको थोड़ा यहीं पे ड्रा करने की कोशिश करूँगा। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। तो हमने क्या करना है, ए यूनियन बी को शेड करना है। तो अगर मैं ए यूनियन बी को शेड करूँगा तो ये ए वाला सारा पोर्शन और साथ आपके पास ये बी वाला सारा पोर्शन। तो ये आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 1। फिर हमने स्टेप नंबर 2 में यहीं पे स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में आपके पास आ जाएगा ए यूनियन सी। तो अब आपने, ये आपके पास ए है, ये सी है और ये आपके पास बी है। अब आप देखें ए यूनियन सी अब आपने शेड करना है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे ये सी है और ये बी है। अब आपने जो एरिया शेड करना है वो आपके पास ए का एरिया होगा और सी का होगा। ये सारा आपके पास ए का एरिया है और ये वाला सारा एरिया आपके पास सी का है। तो अब आपने करना क्या है कि अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। यानी मैं अगर इसी डायग्राम को इसी डायग्राम पे दोबारा प्लेस करने की कोशिश करूं तो स्टेप नंबर 3 आपके पास आ जाएगा, वो आ जाएगा ए यूनियन बी, यानी इसका आंसर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यानी अगर इन दोनों डायग्राम को मैं अब कंपेयर करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले आप देखें कौन सा एरिया है जो दोनों में आ रहा है। तो ये वाला ए वाला एरिया ऐसा है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब पहले हम इस एरिया को ड्रा करते हैं। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। तो ए वाला एरिया तो दोनों में आ रहा था, उसको पहले मैं शेड कर देता हूँ। ये ए वाला एरिया आ गया। उसके बाद देखें ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये वो जो बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया है ये दोनों में आ रहा है। तो इसको आप यूँ कह सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 it is proved that के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रही है। यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अभी इसी लॉ में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन किया है। अब दोबारा से इसी क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब। सबसे पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। वो आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले अगर हम इसका स्टेप नंबर 1 करेंगे, स्टेप नंबर 1, तो वो आपके पास आ जाएगा कि हमने शेड करना है बी यूनियन सी को। इसका मतलब है कि बी वाला एरिया भी आपने शेड करना है और साथ सी वाला, ये वाला सारा एरिया आपके पास बी का है और साथ ये वाला सारा एरिया आपके पास आ जाएगा सी का। तो ये आपके पास आ गया बी यूनियन सी। अब इस डायग्राम के साथ हमने ए को इंटरसेक्शन करना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर आप इस शेडेड एरिया रीजन में देखें तो ये वाला एक पोर्शन ऐसा है ए का जो इसमें पहले से शेड हो रहा है। तो इंटरसेक्शन में अब आपके पास जो जगह कॉमन आएगी वो आपके पास ये जगह फाइनल आ जाएगी। ये आपके पास स्टेप नंबर 2 में ऐसा होगा और इसको हम डायग्राम नंबर 1 का नाम देते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले अब देखें आपके पास आता है ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन देखना है। तो ये देखें ये आपके पास ए वाला एरिया है और ये वाला एरिया आपके पास बी का है। तो इसमें कोई ऐसा एरिया नहीं है जो कॉमन आए, तो इसको हम लिखेंगे नो एरिया शेडेड। ये आपके पास डायग्राम नंबर 1 का आंसर है। दोबारा से हमने देखना है ए इंटरसेक्शन सी। तो अब अगर आप ए इंटरसेक्शन सी देखें तो ये वाला ए है और ये वाला सी है। तो इन दोनों में जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है वो आपके पास ये आ गया। ये आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 2। और लास्ट में हमने ये करना है कि इन दोनों का जो इकट्ठा आंसर था उसको शेड करना है। तो ये वाला एरिया ऑलरेडी शेड हुआ ही नहीं है, तो इसमें दोबारा से जब हम यूनियन करेंगे तो सिर्फ ये वाला एरिया आ जाएगा। इसको हम नाम देंगे डायग्राम नंबर 2 का।
तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट, आपके पास आ जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C विच इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। चलते हैं डायग्राम नंबर 2 की जानिब। डायग्राम नंबर 2, रूल नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले अगर हम इस तरफ देखें तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, B इंटरसेक्शन C, हमने B और C वाले एरिया को शेड करना है इंटरसेक्शन में। तो ये वाला एरिया आपके पास ऐसा है जो B में भी आ रहा है और C में भी आ रहा है। ये आपके पास आ गया स्टेप नंबर 1। और जब दोबारा से इसी स्टेप के साथ हम A को यूनियन करेंगे तो इसका मतलब यूनियन में ये वाला एरिया भी आ जाएगा और जो A दोबारा से ऐड हो रहा है वो वाला एरिया भी इसमें आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई है डायग्राम नंबर 1। चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड स्टेप नंबर 1 आपके पास है A यूनियन B, यानी हमने इसमें A वाले एरिया को शेड करना है और साथ हमने B वाले एरिया को शेड करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा A यूनियन B। जब दोबारा से हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे तो फिर हम A यूनियन C भी करना है। ये आपके पास A शेड हो गया है और ये फिर सारा आपके पास C भी शेड हो जाएगा। ये जब ये दोनों आपस में शेड हो जाएंगे तो फाइनल हमने इन दोनों को आपस में इंटरसेक्शन करना है। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरसेक्शन करूँगा, पहली बात तो ये कि ये A इसमें भी शेड हो रहा है, इसमें भी शेड हो रहा है, इसका मतलब पहले हमें A को शेड करना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला एरिया जो दोनों में आ रहा है B इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन C, तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है ये भी दोनों में आ रहा है, तो इसको भी हमें शेड करना पड़ेगा। तो ये भी आपके पास आ जाएगी डायग्राम नंबर 2। तो बस हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is proved that के यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज सेटिस्फाइड। A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसी की तरह रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो सबसे पहले अब आप ये देखें, आपने क्या करना है, B यूनियन C, यानी जो B वाला एरिया है उस सारे एरिया को भी हमने शेड करना है और C वाले एरिया को भी शेड करना है। तो ये देखें सारा आपके पास ये जो एरिया है ये B है, ये सारा शेड हो जाएगा और साथ C क्योंकि A C के अंदर है तो इसका मतलब ये A भी सारा आपके पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 1। और जब दोबारा हम इससे अगले स्टेप में जाएंगे तो B यूनियन C के साथ अब हमने A को इंटरसेक्शन करना है। तो अब दोबारा से अगर आप A को देखें तो ये A वाला एरिया जो है वो ऑलरेडी उसमें पहले से भी शेड हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो A वाला एरिया होगा ये आपके पास फाइनल आंसर शेड हो जाएगा। तो इस डायग्राम को हम नाम देंगे डायग्राम नंबर 1 का। चलते हैं इसके राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में अगर हम इस पहली ब्रैकेट को देखें तो ये आपके पास है A इंटरसेक्शन B। तो अगर हम A, ये वाला एरिया आपके पास A है और ये वाला एरिया B है, तो देखें इसमें कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो कॉमन आए, तो हम ये कह सकते हैं नो शेडेड एरिया, यानी कोई भी एरिया इसमें शेड नहीं हो रहा। स्टेप नंबर 2 में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा A इंटरसेक्शन C, यानी A इंटरसेक्शन C। तो अब अगर आप A और C का इंटरसेक्शन वाला एरिया देखें तो इसमें A ऑलरेडी क्योंकि सबसेट है C का, तो ये जो A वाला एरिया होगा ये आपके पास शेड हो जाएगा ये। और स्टेप नंबर 3 में हमने ये करना होता है, इन दोनों को यूनियन करना है, इसमें कोई एरिया शेड हुआ ही नहीं है, तो दोबारा आपके पास यहाँ पे जो फाइनल एरिया शेड होगा वो आपके पास सिर्फ A का हो जाएगा और इसको हम नाम देंगे डायग्राम नंबर 2 का। तो बस हम कह सकते हैं फ्रॉम डायग्राम 1 and 2 it is proved that कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इज सेटिस्फाइड, यानी A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। चलते हैं अपनी डायग्राम नंबर 3 की जानिब। डायग्राम नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड जब हमने स्टार्ट की तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, B इंटरसेक्शन C। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि ये वाला आपके पास ये एरिया C का है और ये वाला एरिया
बी का है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये वाला एरिया इसमें ऐसा है जो दोनों में क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 में आपने इसी एरिया के साथ बी इंटरसेक्शन सी के साथ ए का यूनियन भी लेना है। तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया पहले से शेड था इसको आपने शेड भी करना है, और साथ अब जो आपके पास ए वाला एरिया है वो आपने सारा शेड करना है। तो ए आपके पास ये सारा एरिया जो है वो ए का है, तो साथ आपके पास ये वाला एरिया भी क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। इसको हम नाम देंगे डायग्राम नंबर 1 का। चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड सबसे पहले आपने इस तरफ इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी, यानी जो ए वाला एरिया है वो भी सारा शेड कर दें और जो बी वाला एरिया है वो भी सारा शेड कर दें। ये आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 1। दोबारा से जब हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे तो यहाँ में करना पड़ेगा ए यूनियन सी, यानी अब आपके पास जो ए वाला एरिया है वो भी शेड कर दें। ये सारा ए का एरिया है और ये वाला सारा एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, सी का। तो ये दोनों स्टेप हमने कर दिए। अब स्टेप नंबर 3 आपके पास ये होता है कि हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। तो इंटरसेक्शन देखने के लिए आप ये देखें ये ए वाला एरिया दोनों में आ रहा है। सबसे पहले हम ए वाले एरिया को शेड करते हैं। ये ए वाला एरिया आपके पास शेड हो जाएगा। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये वाला एरिया यहाँ से, थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। यहाँ से ये वाला एरिया देखें और ये वाला एरिया देखें, ये वाला एरिया इस दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्दर हमें इसके साथ इस एरिया को भी शेड करना पड़ेगा, और ये आपके पास आ जाएगी डायग्राम नंबर 2। तो अब हम बस लास्ट में प्रूव कर सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 it is proved that के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और ये इसको सेटिस्फाइड करती है। इसी के सेकंड लॉ यानी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पहले इंटरसेक्शन आ रहा है, फिर ये आ जाएगा बी यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले आपके पास आ जाएगा बी यूनियन सी। तो अगर हम बी यूनियन सी करेंगे इसका मतलब जो बी वाला एरिया वो सारा शेड करेंगे। ये सारा आपके पास आ गया है बी, और साथ ये सी वाला जो एरिया है ये भी आप क्या कर देंगे, सारा शेड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा बी यूनियन सी। और इससे अगले स्टेप में हमने अब इसके साथ ए का इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से मैं अगर ए को हाईलाइट करने की कोशिश करूँ, ये वाली बाउंड्री सारी ए की है। तो ये वाला जो एरिया है ये वाला और ये वाला जो एरिया है ये इसमें अब क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब अब जो हम शेड करेंगे वो सिर्फ यहाँ से लेकर जो ये वाला एरिया होगा ये आपके पास फाइनल एरिया शेड होगा। इसको हम नाम देंगे डायग्राम नंबर 1 का। चलते हैं इसी की राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आपने ये करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये आपके पास ए की बाउंड्री है और ये वाली आपके पास बी की बाउंड्री है। तो इसका मतलब इसमें जो ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया है वो आपके पास सिर्फ ये वाला एरिया शेड हो जाएगा। ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। दोबारा से अगर हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे ये वाला एरिया आपके पास ए है, ये वाला एरिया सी का है। तो इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन सी में आपके पास ये वाला एरिया आ रहा है ये। तो ये आपके पास आ गया स्टेप नंबर 2। जब हम स्टेप नंबर 3 में जाएंगे हमने यूनियन करना है, तो ये वाला एरिया भी शेड करेंगे। ये पहली डायग्राम वाला एरिया भी हमने शेड कर दिया और साथ इसकी ये दूसरी डायग्राम वाला एरिया भी हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया ये। तो इसको डायग्राम नंबर 2 का नाम दें। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is proved that distributive property of intersection A intersection B union C which is equal to A intersection B यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो चलते हैं अपने डायग्राम नंबर
4 की जानिब। डायग्राम नंबर 4। तो सबसे पहले हम लॉ अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो बनाते हैं इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को। नंबर 1, सबसे पहले अगर हम इसकी ब्रैकेट देखें तो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ये वाला एरिया आपके पास बी है और ये वाला एरिया सी है, तो इसमें कोई भी एरिया मैच नहीं कर रहा, तो हम लिखेंगे नो एरिया शेडेड, नो एरिया शेडेड। ये आपके पास डायग्राम 1 का आंसर आ गया। और दोबारा से हमने इसका ए यूनियन करना है, तो पहले कोई भी एरिया शेड नहीं हुआ, उसके साथ अब हमने सिर्फ ए वाला एरिया जो है, यानी जो ए की बाउंड्री, हमने इसको क्या करना है, शेड करना है। तो सिर्फ आपके पास ये वाला एरिया शेड हो जाएगा, ये, इसको हम नाम देते हैं डायग्राम नंबर 1 का। चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड, सबसे पहले आपने क्या करना है, ए यूनियन बी करना है, यानी जो ए वाला एरिया है उसको भी शेड करना है आपने, और जो बी वाला एरिया है उसको भी आपने क्या करना है, शेड करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा ए यूनियन सी, यानी जो ए वाला एरिया है उस सारे एरिया को भी आप शेड कर दें, और उसके साथ जो सी वाला एरिया है उस सारे एरिया को भी आप क्या कर दें, शेड कर दें। नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होता है कि हमने इसका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कौन सा एरिया है जो दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे देखें ये सी शेड है, यहाँ पे ये सी शेड नहीं है, इसका मतलब ये वाला एरिया तो आ ही नहीं सकता। और यहाँ पे सिर्फ ए वाला एरिया शेड है और यहाँ पे भी ए शेड है, तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा, वो जो ए वाला एरिया है वो आपके पास सारा शेड हो जाएगा, सिर्फ ए वाला। तो इसको आप डायग्राम नंबर 2 का नाम दें। तो हम अब कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is proved that के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो चलते हैं इसी के सेकंड लॉ की जानिब। लॉ नंबर 2, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो चलते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड की जानिब। लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बी यूनियन सी निकालना है, यानी जो आपके पास बी वाला एरिया है आपने वो सारा एरिया भी शेड करना है। ये आपके पास बी है और साथ आपने इस सी वाले एरिया को भी क्या करना है, शेड करना है। तो ये आपके पास आ गया स्टेप नंबर 1 2। स्टेप नंबर 2 में अगर आप देखें, इसी बी यूनियन सी में आपने ए वाले हिस्से को शेड करना है। तो अगर आप इस एरिया को ऊपर मैच करें तो सी वाला एरिया तो इसके साथ इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा, सिर्फ आपके पास जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया ऊपर आपके पास क्या हो रहा है, शेड हो रहा है। तो इसको आप नाम देंगे डायग्राम नंबर 1 का। तो चलते हैं इसी के राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड, तो सबसे पहले अब आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी में देखें तो ये वाला एरिया ऐसा है जो दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम इसको शेड कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा डायग्राम नंबर 1, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। फिर दोबारा से आप करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो ये देखें, ये वाला एरिया आपके पास ए है, ये वाला एरिया आपके पास सी है, तो कोई भी एरिया इसमें कॉमन नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे नो एरिया शेडेड, नो एरिया शेडेड, यानी ये जो सेट है आपके पास एक एम्प्टी सेट है। तो लास्ट स्टेप आपके पास जो स्टेप नंबर 3 है, यानी इन्हीं दो डायग्राम्स का जो आंसर है, अब हमने इनको यूनियन करना है। तो यूनियन से मुराद ये है, सबसे पहले अगर हम इसके आंसर को शेड करेंगे तो ये हो जाएगा, और जब उसको करेंगे तो उसमें कोई एरिया शेड नहीं था, तो ये आपके पास आ जाएगी डायग्राम नंबर 2। तो बस लास्ट में हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 it is proved that distributive property of intersection over union is satisfied, यानी A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C।
आपकी बुक में इन्हीं क्वेश्चन को एक एक स्टेप के साथ ही सॉल्व किया गया था, वो वहीं पे शेड कर रहे थे। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर। तो इस वीडियो को बनाने में टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया है, लेकिन कोशिश की है कि आपको तमाम के तमाम कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आ जाएं। तो इसी के साथ आज के हमारे लेक्चर ख़त्म हुआ। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूँगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला तो आप आसानी से जाकर उस क्वेश्चन को विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस सही बने रहें, वक्त खुद ही गवाही दे देगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।